एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं पेपर 025892 का एनालिसिस। पेपर 892 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमें मिला है एक सेंटेंस, एक वाक्य जिसके किसी एक खंड या सेगमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि है। हमारा आंसर वही सेगमेंट होगा जिसमें ऐसी कोई एरर है। तो पढ़ते हैं। Do not write him off, as I feel he still has the fire smoldering in him। विद्यार्थी ध्यान दें, as I feel का अर्थ है चूंकि मुझे लगता है, महसूस होता है। still का अर्थ है अभी भी। फायर अग्नि है और स्मोल्डरिंग का अर्थ है सुलगना या धीरे धीरे जलना। वाक्य में एरर निसंदेह यहां है, OF ऑफ नहीं OFF ऑफ होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, राइट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है किसी को खारिज करना, अर्थात किसी व्यक्ति या चीज को व्यर्थ मानते हुए, बिना काम का मानते हुए दरकिनार करना, खारिज करना। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, डू नॉट राइट हिम ऑफ एज आई फील ही स्टिल हैज द फायर स्मोल्डरिंग इन हिम। उसे खारिज मत करो, उसे व्यर्थ मत मानो, क्योंकि या चूंकि मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है उसमें अभी भी आग सुलग रही है, अर्थात उसमें अभी भी जोश या उत्साह बाकी है। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है सेगमेंट ए। यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77। फिर से वही निर्देश है, जिस सेगमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर होगी वही हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। आवर एफर्ट्स, एफर्ट्स का अर्थ है प्रयास। आर एम्ड, एम का अर्थ होता है किसी चीज की ओर लक्ष्य होना। टू ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का अर्थ है किसी चीज को उत्पन्न करना या किसी चीज का कारक बनना, किसी चीज को करवाना। अ रेकंसिलिएशन, रेकंसिलिएशन है सुलह बिटवीन द टू साइड्स। वाक्य में एरर निसंदेह यहां है। विद्यार्थी ध्यान दें, एम्ड का प्रेपोजिशन टू नहीं ऐड होता है और उसके उपरांत हमें चाहिए जेरेंट, इसलिए ब्रिंग नहीं ब्रिंगिंग होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, आवर एफर्ट्स आर एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट अ रेकंसिलिएशन बिटवीन द टू साइड्स। हमारी जो प्रयास है, हमारी जो कोशिशें हैं वो इस ओर केंद्रित हैं कि उन दोनों पक्षों में हम एक सुलह करा सकें। रेकंसिलिएशन है सुलह, तो आपस में उनमें सुलह करवा सकें, इस ओर हमारे प्रयास केंद्रित हैं। हमारा करेक्शन सेगमेंट बी में है, यही हमारा आंसर होगा। करेक्शन के बाद वाक्य एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। आवर एफर्ट्स आर एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट अ रेकंसिलिएशन बिटवीन द टू साइड्स। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78। अब की बार फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। ओनली अ ट्रूली डैश लीडर वुड रिफ्यूज, रिफ्यूज का अर्थ होता है इनकार करना, मना करना। टू अबेंडन, अबेंडन का अर्थ है त्यागना। नोबल प्रिंसिपल्स, नोबल प्रिंसिपल्स का अर्थ है उच्च आदर्श। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्चुअस। विद्यार्थी ध्यान दें, वर्चुअस का अर्थ है सदाचारी या गुणवान। इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है राइचस। वाक्य में से लगाकर पढ़ते हैं। ओनली अ ट्रूली वर्चुअस लीडर, मात्र एक सदाचारी या गुणवान कोई लीडर ही या नेता ही वुड रिफ्यूज, मना करेगा। टू अबेंडन, अबेंडन का अर्थ है त्यागना। नोबल प्रिंसिपल्स, उच्च आदर्शों को, तो एक सच्चा नेता ही अपने उच्च आदर्शों को त्यागने से इनकार करेगा। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उनकी भी समीक्षा कर लेते हैं। सिकफंट का अर्थ है चापलूस। ऑप्शन सी टाइरो का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति या नौसिखिया। और अंतिम ऑप्शन डी मलिशियस का अर्थ है दुर्भावना से प्रेरित या विद्वेषपूर्ण। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79। फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। ही डैश बिफोर द कोर्ट दैट ही वॉज इनोसेंट ऑफ द क्राइम। ही मेंटेन्ड, विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द मेंटेन का एक अर्थ होता है किसी चीज को विश्वास सहित कहना या कथन करना, इंग्लिश में असर्ट। तो मेंटेन्ड चूंकि थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, हम लेंगे असर्टेड। तो उसने कथन किया या न्यायालय के सामने कहा बिफोर द कोर्ट दैट ही वॉज इनोसेंट ऑफ द क्राइम, कि उसका अपराध से कोई लेना देना नहीं था। इनोसेंट का अर्थ है निर्दोष, वो पूरी तरह से निर्दोष था।
अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। डिनाई का अर्थ है मना करना, इनकार करना, नकारना। डिनाउंस का अर्थ है तीव्र निंदा या आलोचना करना। और बिहेल्ड सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म है बिहोल्ड की, जिसका अर्थ होता है निहारना, देखना। तो बिहेल्ड क्या हुआ, निहारा या देखा। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, अब की बार मिला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। अ प्लैन्ड रूट और जर्नी। प्लैन्ड का अर्थ है नियोजित, रूट है मार्ग और जर्नी है यात्रा। विद्यार्थी ध्यान दें, किसी यात्रा के डिटेल्ड प्लान या रूट को, किसी यात्रा की विस्तृत योजना या मार्ग को कहा जाता है आइटिनररी। तो आइटिनररी का अर्थ हुआ किसी यात्रा की योजना या उसका मार्ग। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए आइटिनरेंट का अर्थ होता है घूम घूम कर अपना काम करने वाला या घुमंतु। इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है वॉन्डरिंग। जबकि ऑप्शन सी इनिशिएट का अर्थ है शुरू करना या आरंभ करना, जबकि अंतिम ऑप्शन डी आइसोलेट का अर्थ है पृथक करना या अलग करना। हमारा आंसर ऑप्शन सी आइटिनररी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्रश्न है, पढ़ते हैं। अ मैन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर और पर्सन इन डिफिकल्टी। ऐसा व्यक्ति जो किसी मुश्किल में फंसे हुए या कठिनाई में पड़े हुए व्यक्ति की, ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करता है, कहलाता है सैमरिटन। विद्यार्थी ध्यान दें, सैमरिटन का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो मजबूरी या मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करे। अन्य ऑप्शंस में बी मर्सिनरी के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है भाड़े का सैनिक, ऐसा व्यक्ति जो धन के लिए किसी भी पक्ष से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इस पक्ष की ओर से भी लड़ सकता है, उसकी ओर से भी जो उसे धन दे। शब्द मर्सिनरी का दूसरा अर्थ है लालची। ऑप्शन सी स्किन फ्लिंट का अर्थ है कंजूस व्यक्ति अथवा माइजर। जबकि अंतिम ऑप्शन डी एक बहुत अच्छा शब्द है, यह है स्टोइक। स्टोइक का अर्थ है समबुद्धि, ऐसा व्यक्ति जो परेशानियों या पीड़ाओं से अविचल रहता है। तो परेशानियों, मुश्किल या दर्द में अविचलित रहने वाला समबुद्धि व्यक्ति कहलाता है स्टोइक। हमारा आंसर ऑप्शन ए समैरिटन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न। दिए गए सेगमेंट्स को पहले पढ़ें और फिर लॉजिकली रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। However, several regions still face serious public health and nutrition challenges. However का अर्थ है यद्यपि, several regions कई क्षेत्र still face अभी भी सामना कर रहे हैं serious public health गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य न्यूट्रिशन चैलेंजेस। न्यूट्रिशन का अर्थ है पोषण। तो अभी भी कई क्षेत्र सामना कर रहे हैं गंभीर स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित चुनौतियों का। क्यों कहता है दिस रिमार्केबल इंप्रूवमेंट। रिमार्केबल का अर्थ है उल्लेखनीय, इंप्रूवमेंट इज ड्यू टू एडवांसेस इन हेल्थ केयर। ड्यू टू का अर्थ है के कारण, एडवांसेस है तरक्की इन हेल्थ केयर एंड लिविंग कंडीशंस। ये जो उल्लेखनीय सुधार हुआ है ये किस कारण हुआ है, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य देखभाल संबंधी व्यवस्था तथा लिविंग कंडीशंस में सुधार के कारण। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया हैज़ रिजन स्टेडीली सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947। विद्यार्थी ध्यान दें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अर्थ है आयु संभाव्यता। औसत आयु किसी इंसान की किसी देश में क्या है, उसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी या आयु संभाव्यता। इन इंडिया हैज़ रिजन बढ़ गई है, स्टेडीली का अर्थ है निरंतर रूप से या सतत रूप से, सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947। आज़ादी जो 1947 में मिली उसके बाद औसत आयु या आयु संभाव्यता लगातार बढ़ती रही है। इट हैज़ मोर देन डबल्ड ओवर द डिकेड्स। डिकेड्स का अर्थ है दशकों, तो पिछले कई दशकों में ये दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। मार्किंग मेजर प्रोग्रेस, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है, मेजर प्रोग्रेस, काफ़ी तरक्की हुई है। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में ये एक पैसेज है जिसके सेगमेंट्स को हमें रीअरेंज करना है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं RS तथा QP। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट R। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया हैज़ रिजन स्टेडीली सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947। तो आयु संभाव्यता आज़ादी से लेकर अब तक निरंतर या सतत रूप से बढ़ती रही है। कितनी बढ़ी, R के उपरांत S। इट यहाँ प्रोनाउन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। विद्यार्थी ध्यान दें, हैज़ मोर देन डबल्ड ओवर द डिकेड्स।
इन दशकों में 1947 से लेकर अब तक जो दशक हुए हैं, डेकेड्स हुए हैं, उनमें ये दुगनी से ज़्यादा हो गई है, मार्किंग मेजर प्रोग्रेस। आर के उपरांत एस, एस के उपरांत क्यू। दिस रिमार्केबल इंप्रूवमेंट, ये उल्लेखनीय सुधार, दुगनी से ज़्यादा होना, इज ड्यू टू एडवांसेस इन हेल्थ केयर एंड लिविंग कंडीशंस, और अंतिम खंड मात्र पी ही हो सकता है। हाउएवर, यद्यपि सेवरल रीजन्स, कई जो क्षेत्र हैं, स्टिल फेस सीरियस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन चैलेंजेस, कई क्षेत्रों में अभी भी हेल्थ केयर और पोषण के चैलेंजेस हैं जिनका वो सामना कर रहे हैं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट आर, उसके उपरांत एस, क्यू तथा पी। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम बताएं। प्रश्न शब्द है वेरेसिटी, जिसका अर्थ होता है सत्यता, ट्रूथ या ट्रूथफुलनेस या जेन्युइननेस। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रूथ, जो कि पर्यायवाची है वेरेसिटी का, सत्यता। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, उन पर भी एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जेन्युइन। विद्यार्थी ध्यान दें, जेन्युइन उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि वेरेसिटी का अर्थ है जेन्युइननेस। शब्द वेरेसिटी या उसका सिनोनिम जेन्युइननेस नाउन्स हैं, जबकि जेन्युइन एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। अतः जेन्युइन सिनोनिम नहीं हो सकता, अलबत्ता जेन्युइननेस हो सकता था। जेन्युइन का अर्थ है सच्चा, जबकि प्रश्न शब्द वेरेसिटी का अर्थ है सत्यता, ना कि सच्चा। विजडम है बुद्धि और लॉयल्टी है वफादारी, स्वामी भक्ति। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, फिर से वही निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं। तो पढ़ते हैं। वीनियल का अर्थ होता है क्षम्य, यानी माफ़ी के योग्य। ऐसा पाप या अपराध जिसकी माफ़ी मिल सकती हो उसे कहेंगे वीनियल, क्षम्य या क्षमा योग्य। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, पार्डनेबल। विद्यार्थी ध्यान दें, पार्डन शब्द का अर्थ है क्षमा करना, तो पार्डनेबल क्षम्य या क्षमा योग्य, कोई ऐसा अपराध या पाप आदि जिसे माफ़ किया जा सकता हो। अन्य ऑप्शंस में पहला ऑप्शन ए, वीनल का अर्थ है भ्रष्ट या रिश्वतखोरी की तरफ उन्मुख। कोई व्यक्ति या उसका व्यवहार अगर भ्रष्टाचार पूर्ण है, रिश्वतखोरी की तरफ उन्मुख है, तो वो हुआ वीनल। सुपरफिशियल का अर्थ है सतही या ऊपरी ऊपरी, कोई चीज़ गहराई में ना हो तो वो सुपरफिशियल है। कोई चोट ऊपरी चोट है तो सुपरफिशियल इंजरी है। डेफरेंशियल का अर्थ है सम्मानपूर्ण, इंग्लिश में रिस्पेक्टफुल। आप किसी की तरफ डेफरेंशियल एटीट्यूड रखते हैं तो उसे सम्मान देते हैं। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, अब की बार निर्देश है एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं। प्रश्न शब्द है एग्जोनरेट, जिसका अर्थ होता है बरी करना या अपराध से मुक्त घोषित करना। किसी को बरी किया जाए या एग्जोनरेट किया जाए तो उसे कहा जाएगा कि वो निर्दोष है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्विक्ट का अर्थ है अपराधी घोषित करना या दोष सिद्ध करना। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए, एडमिट का अर्थ है किसी चीज़ को स्वीकार करना। आप कोई तथ्य एडमिट करते हैं तो उसे स्वीकार करते हैं। वैसे किसी हॉस्पिटल या स्कूल कॉलेज में किसी मरीज़ या विद्यार्थी को स्वीकार करना, उसे प्रवेश देना भी एडमिट करना कहलाता है। तो आप कहीं एडमिटेड हुए तो भर्ती हुए, जैसे विद्यार्थी या मरीज़ के रूप में। अक्विट प्रश्न शब्द का सिनोनिम है, जिसका अर्थ है बरी करना, अपराध मुक्त घोषित करना, जबकि हमें चाहिए एंटोनिम। अंतिम ऑप्शन डी, सेशिएट, एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है तृप्त करना, जैसे किसी की भूख या प्यास को मिटाना। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, फिर से एंटोनिम या विलोम शब्द बताना है। पढ़ते हैं। डेसिक्रेशन का अर्थ है अपवित्रीकरण। अगर किसी पवित्र चीज़ का अपमान किया जाए, जैसे किसी मूर्ति को खंडित कर दिया जाए, किसी मंदिर में गंदगी फैला दी जाए, किसी धर्म ग्रंथ को पैरों के नीचे रखा जाए, ये सब उन पवित्र चीज़ों का अपमान है, अपवित्रीकरण है, इसे कहेंगे डेसिक्रेशन। इसका विलोम शब्द होगा कॉन्सेक्रेशन, जिसका अर्थ है पवित्रीकरण, किसी चीज़ को पवित्र बनाना। अन्य ऑप्शंस में डिस्करेजमेंट का अर्थ है हतोत्साहन। आप किसी को डिस्करेज कर रहे हैं तो हतोत्साहित कर रहे हैं। डेस्पोंडेंसी का अर्थ है निराशा, उदासी, मायूसी। आप डिस्पोंडेंट हैं तो बिल्कुल निराश हैं, तो डेस्पोंडेंसी है निराशा, हताशा। और एक्सपेक्टेशन का अर्थ है उम्मीद या अपेक्षा। हमारा आंसर ऑप्शन ए, कॉन्सिक्रेशन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 88, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से सही है, जो करेक्टली स्पेल्ड है। निसंदेह हमारा आंसर ऑप्शन सी ही हो सकता है। विलफुल का अर्थ है हठी या बहुत ज़्यादा पक्के इरादे वाला। अगर आप हठी हैं, ज़िद्दी हैं, बात पर अड़े हुए हैं तो विलफुल है। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए में डोलफुल की स्पेलिंग में गलती है, एल के उपरांत ई होना चाहिए था, जो कि नहीं है। डोलफुल का अर्थ है दुखी। विम्सिकल की स्पेलिंग में यहाँ एरर है, COL नहीं CAL में समापन होना चाहिए था। विम्सिकल का अर्थ है सन की। सन की स्वभाव वाले व्यक्ति को विम्सिकल या एक्सेंट्रिक कहा जा सकता है। अंतिम ऑप्शन डी वोलुमिनस की स्पेलिंग में भी एरर है, शब्द का समापन AS नहीं OUS में होना चाहिए था। सही स्पेलिंग होगी VOLUMINOUS। वोलुमिनस का अर्थ है आकार या आयतन में बड़ा। कोई चीज़ वोलुमिनस है तो काफ़ी बड़ी है, फैली हुई है। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा, क्योंकि अन्य सभी शब्दों की स्पेलिंग में कोई ना कोई एरर है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, अब की बार निर्देश है दी गई इडियम या मुहावरे का अर्थ बताएं, तो पढ़ते हैं। ऑफ एंड ऑन का अर्थ होता है कभी कभी या फिर कुछ कुछ अंतराल से। अगर कोई काम ऑफ एंड ऑन हो रहा है तो कुछ कुछ समय से हो रहा है, कई बार हो रहा है, कभी कभार हो रहा है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी समटाइम्स या इंटरमिटेंटली। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए एक बहुत अच्छा शब्द है। अप एंड अबाउट का अर्थ होता है चलना फिरना। अगर आप बिस्तर में नहीं पड़े हैं, उठ फिर कर चल फिर रहे हैं, तो आप हैं अप एंड अबाउट। और कोई आदमी अप एंड अबाउट नहीं है तो बिस्तर में ही पड़ा है, जैसे बीमारी से या चोट में। ऑप्शन सी कॉन्स्टेंटली का अर्थ होता है सतत या लगातार। वंस अपॉन अ टाइम आप जानते हैं, कभी एक बार मीन्स भूतकाल में किसी समय पर। हमारा आंसर ऑप्शन बी समटाइम्स या कभी कभी या कभी कभार ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, फिर से दी गई इडियम या मुहावरे का अर्थ बताना है। अ टॉल ऑर्डर का अर्थ है कोई कठिन काम या कठिन जो आपको प्रोजेक्ट मिले, आपसे अपेक्षा हो, तो वो हुआ टॉल ऑर्डर। हमारा आंसर होगा समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डू। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए कहता है समथिंग वेरी इजी टू डू। बिल्कुल नहीं, इजी टू डू नहीं, समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डू। इजी टू डू का अर्थ है आसान करने में, जबकि यह है कठिन। सी कहता है समथिंग डन इन अ हरी। हरी है जल्दबाजी, जल्दबाजी में किया गया, बिल्कुल नहीं। डी कहता है समथिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का अर्थ है जो उम्मीद से हटकर हो, जो अपेक्षा से बढ़कर या बाहर हो, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, निर्देश है दिए गए वाक्य में एक अंडरलाइन सेगमेंट या खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही ऑप्शन से रिप्लेस करके वाक्य को सही करता हो या इम्प्रूव करता हो। तो पढ़ते हैं। अ डिपेंडेबल बैट्समैन, डिपेंडेबल है भरोसेमंद, एक भरोसेमंद बल्लेबाज। रामू सेल्डम मेक्स अपवर्ड्स ऑफ 50 रन्स इन एन इनिंग्स। सेल्डम का अर्थ है बहुत कम या यदा कदा, रेयरली। रेयरली बहुत कम, यदा कदा। मेक्स बनाता है, अपवर्ड्स ऑफ का अर्थ है मोर देन 50 रन्स इन एन इनिंग्स। इनिंग्स है पारी। वाक्य में सेल्डम का प्रयोग गलत है। सेल्डम के स्थान पर होना चाहिए था ऑलवेज या ऑफन, जैसी भी स्थिति हो। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा। अ डिपेंडेबल बैट्समैन, एक भरोसेमंद बल्लेबाज। रामू हमेशा, ऑलवेज या फिर ऑफन, अक्सर, जैसी भी स्थिति हो, बनाता है 50 रन से भी ज़्यादा हर पारी में। क्योंकि अगर भरोसेमंद है और यदा कदा 50 बनाता है तो ये इलॉजिकल हुआ। हमारा आंसर उपलब्ध ऑप्शंस में ऑलवेज ही हो सकता है। अन्य ऑप्शंस में ए कहता है नेवर। नेवर भरोसेमंद बल्लेबाज है, कभी 50 से भी ज़्यादा रन नहीं बनाता, गलत। रेयरली तो सेल्डम का ही सिनोनिम है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91, वही निर्देश है, अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस करें, तो पढ़ते हैं। शी हैज़ गिवन अप। गिवन अप का अर्थ होता है कोई आदत आदि छोड़ देना, बोथ, दोनों। गैम्बलिंग एज वेल एज स्मोकिंग। गैम्बलिंग है जुआ खेलना, स्मोकिंग है धूम्रपान। हमारा आंसर होगा एज वेल एज नहीं, एंड। विद्यार्थी ध्यान दें, बोथ के उपरांत एंड का ही प्रयोग हो सकता है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अन्य ऑप्शंस में सोफरेस का अर्थ है जहाँ तक की, जैसे सोफरेस मनी इज कंसर्न, जहाँ तक कि मनी का ताल्लुक है, पैसे का ताल्लुक है। अलॉन्ग विथ आप जानते हैं किसी के साथ या साथ साथ। हमारा आंसर एंड ही होगा। बोथ के उपरांत एंड का प्रयोग ही होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन से। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92, फिर से वही निर्देश है, तो पढ़ते हैं। आई वुड फेयरली वॉक देन स्टैंड इन द कोल्ड। इन द कोल्ड का अर्थ है ठंड में।
वेटिंग फॉर द बस, ठंड में बस का इंतजार करते हुए। वाक्य में फेयरली का प्रयोग गलत है, प्रयोग होगा रादर का। विद्यार्थी ध्यान दें, वुड रादर का अर्थ होता है प्रिफर करना या प्राथमिकता देना। लेखक कहता है मैं प्रिफर करूंगा, प्राथमिकता दूंगा पैदल चलने को बनिस्बत इसके कि ठंड में बस के इंतजार में खड़ा रहूं। वुड रादर, ना कि वुड फेयरली। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। हार्डली का अर्थ है मुश्किल से या ना के बराबर, बिल्कुल नहीं। लॉन्गर, लॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 में हमें मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में। तो पढ़ते हैं 5 एक्सप्लोजन्स। एक्सप्लोजन्स का अर्थ होता है विस्फोट। रॉक्ड पुणे टुडे। आज पुणे में 5 विस्फोट हुए जिन्होंने पुणे को रॉक कर दिया, मतलब हिला दिया, उसको बहुत ज़्यादा अचंभित कर दिया, शॉक में डाल दिया। हमें मिला है वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले वाक्य के टेंस को पहचाने। सिंपल पास्ट और वॉइस है एक्टिव। ऐसी दशा में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो वॉज अथवा वर, जैसी भी आवश्यकता हो, के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। नया सब्जेक्ट हुआ पुणे, चूंकि पुणे सिंगुलर है, वॉस, और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रॉक्ड होगी। पुणे वॉज रॉक्ड बाई 5 एक्सप्लोजन्स टुडे। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि पुणे इज रॉक नहीं, पुणे के साथ वॉज का प्रयोग होना था। सिंपल पास्ट का पैसिव होगा वॉज अथवा वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आगे बढ़ते हुए ऑप्शन सी कहता है पुणे हैज़ बीन रॉक्ड, बिल्कुल नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट होता अगर वाक्य तो फिर हम हैज़ बीन लगाते। अंतिम ऑप्शन पुणे हैड बीन भी पूरी तरह गलत है। हमें दिया गया वाक्य सिंपल पास्ट का था, ना कि पास्ट परफेक्ट का। निसंदेह हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 अब की बार हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हमें बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पढ़ते हैं He said to me, quote, I have often cautioned you. कॉशन का अर्थ होता है सावधान करना। अगेंस्ट, किस चीज़ के विरुद्ध कॉशन किया है? प्लेइंग विथ फायर, अग्नि से खेलने के विरुद्ध, अनकोट। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दें। रिपोर्टिंग वर्ब सेट पास्ट टेंस में है, साथ में टू मी है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा टोल्ड मी। उसके उपरांत रिपोर्टेड क्लॉज में हमें मिला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहता है कोट आई हैव ऑफन कॉशनड यू अगेंस्ट प्लेइंग विथ फायर, अनकोट। इसे हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो आई हैव ऑफन का हो जाएगा ही हैड ऑफन कॉशनड यू के स्थान पर मी। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड ऑफन, प्रेजेंट परफेक्ट बदला पास्ट परफेक्ट में, कॉशन मी अगेंस्ट प्लेइंग विथ फायर। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है ही सेड, बिल्कुल नहीं, टोल्ड मी होना चाहिए। ही हैज़ भी नहीं, हैड होना चाहिए था। सी कहता है ही रिमाइंडेड मी दैट ही ऑफन टोल्ड मी, बिल्कुल नहीं, ही हैड ऑफन और रिमाइंडेड के स्थान पर भी टोल्ड होना चाहिए था। डी कहता है ही सेड टू मी, नहीं, टोल्ड मी होना चाहिए था। ही ऑफन नहीं, हैड ऑफन। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है। पहले पढ़ें और फिर लॉजिकली रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। खंड बी कहता है वी शुड केयरफुली कंसिडर एवरी डिसीजन। केयरफुली है सावधानी से, कंसिडर है विचार करना। हर डिसीजन पर सावधानी से विचार करना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग इट। उसे स्वीकार या अस्वीकार करने से पहले। रिजेक्ट है स्वीकार करना, एक्सेप्ट है स्वीकार करना। ओनली व्हेन देयर इज सफिशिएंट रीजन, सफिशिएंट है पर्याप्त, रीजन है कारण। जब पर्याप्त कारण हो शुड वी मेक सच डिसीजंस, हमें ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए, फैसले करने चाहिए। साइंस, विज्ञान शुड टीच अस टू थिंक स्ट्रेट। थिंक स्ट्रेट का अर्थ है लॉजिकली सोचना, प्रभावी रूप से या तार्किक रूप से सोचना। एंड रीजन लॉजिकली। विद्यार्थी ध्यान दें, इस खंड में रीजन का अर्थ कारण नहीं है जो कि बी में था। रीजन का यहाँ अर्थ है विचार करना और फिर सही फैसले लेना, किसी चीज़ पर इफेक्टिवली सोचना, लॉजिकली सोच के फैसले लेना या तर्क करना, जैसी भी स्थिति हो। रीजन लॉजिकली इन एवरी सिचुएशन, इट शुड ऑल्सो इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग, और ये सुधारे हमारी समझ को ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि कैसे फैसले करने हैं और विज्ञान हमारी उसमें कैसे सहायता कर सकता है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं RPQ
तथा अंतिम खंड एस। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट आर। साइंस शुड टीच अस, विज्ञान को चाहिए कि हमें सिखाए टू थिंक स्ट्रेट एंड रीजन लॉजिकली इन एवरी सिचुएशन। उसके उपरांत खंड पी, वी शुड केयरफुली कंसिडर एवरी डिसीजन बिफोर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग इट। विज्ञान हमें सिखाए कि तार्किक रूप से कैसे सोचें और तर्क करके कैसे फैसले करें। हमें चाहिए हम हर फैसले पर, डिसीजन पर विचार करें, उसे स्वीकार या अस्वीकार करने से पूर्व। पी के उपरांत खंड होगा क्यू, ओनली व्हेन देयर इज सफिशिएंट रीजन शुड वी मेक सच डिसीजंस। जब पर्याप्त कारण हो तो ये डिसीजन करने, कौन से, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के। तो सबसे पहले आर, आर के उपरांत पी, पी के उपरांत क्यू, और अंतिम खंड मात्र ऐसे ही हो सकता है। इट शुड ऑल्सो इम्प्रूव। विद्यार्थी ध्यान दें, इट जो है वो प्रोनाउन है साइंस के लिए या उससे आने वाली अंडरस्टैंडिंग के लिए। इट शुड ऑल्सो इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ। और इट जो साइंस है वो और भी इम्प्रूव करे हमारी अंडरस्टैंडिंग किसकी, ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की, दुनिया की, एंड ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हूँ सबसे पहले सेगमेंट आर, उसके उपरांत पी, क्यू तथा एस। इसी क्रम में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्न हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय, जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें। यदि समय अपर्याप्त या नाकाफ़ी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें, और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। द डैश ऑफ बंगाल टाइगर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड। बंगाल टाइगर्स आप जानते हैं, बंगाल टाइगर्स भारत, बांग्लादेश व साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाले बाघों को कहते हैं। लेफ्ट इन द वर्ल्ड, जो बचे हैं दुनिया में, हैज़ डैश फ्रॉम 1 लाख to 4,000 ओवर द लास्ट सेंचुरी, पिछले 100 वर्षों में। द मेन थ्रेट्स, जो मुख्य खतरे हैं, आर डैश ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट का अर्थ है किसी पशु, पक्षी, वनस्पति का प्राकृतिक रहने की जगह, जो जंगल जिनमें वो रहते हैं वो उनका हैबिटेट है। पोचिंग, पोचिंग का अर्थ है शिकार। अक्सर किसी जानवर के शरीर के अंगों के लिए जब शिकार किया जाता है तो उसे कहते हैं पोचिंग। एंड द ट्रेड इन टाइगर पार्ट्स फॉर ईस्टर्न मेडिसिन, और जो टाइगर के शरीर के अंग हैं उनका व्यापार होता है, ट्रेड है, व्यापार फॉर ईस्टर्न मेडिसिन। ईस्टर्न का अर्थ है पूर्वी, मेडिसिन से दवाइयाँ। कई चिकित्सा पद्धतियों में माना जाता है कि टाइगर के शरीर के अंगों से जो दवाइयाँ बनती हैं वो काफ़ी प्रभावी होती हैं। मूलतः ये अंधविश्वास ही है। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि बंगाल टाइगर्स की घटती संख्या, जिसका कारण है उनके एक तो प्राकृतिक निवास स्थल में या आवास में कमी होना, जैसे कि जंगलात जहाँ उनका आवास है, रहने की जगह है, और उनका शिकार और उनके शरीर के अंगों का अवैध व्यापार। अब हम इसे हल कर सकते हैं, तो फिर से पढ़ते हैं। द डैश ऑफ बंगाल टाइगर्स लेफ्ट इन द वर्ल्ड, द नंबर ऑफ बंगाल टाइगर्स। नंबर का अर्थ है संख्या, लेफ्ट इन द वर्ल्ड हैज़। आगे बढ़ने से पूर्व अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। फॉर्म का अर्थ है किसी चीज़ का प्रारूप या प्रकार। काइंड आप जानते हैं दयालु, वैसे काइंड का एक अर्थ प्रकार या टाइप भी होता है। ग्लोरी का अर्थ है गौरव। हमारा आंसर ऑप्शन डी, नंबर, संख्या ही रहेगा, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, द नंबर ऑफ बंगाल टाइगर्स इन द वर्ल्ड हैज़ डैश फ्रॉम, हैज़ श्रंक। श्रिंक का अर्थ होता है घट जाना, तो उसी की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है श्रंक। तो टाइगर्स, बंगाल टाइगर्स की जो विश्व में संख्या है वो घट गई है फ्रॉम 1 लाख to 4,000 ओवर द लास्ट सेंचुरी, पिछले एक शताब्दी में, 100 वर्षों में। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। लिमिटेड का अर्थ होता है सीमित। अबॉलिश का अर्थ होता है उन्मूलन करना। अगर आप किसी प्रथा आदि को अबॉलिश करते हैं तो उसे समाप्त कर देते हैं, हटा देते हैं, उन्मूलित कर देते हैं। एलिमिनेट का अर्थ है हटाना, समाप्त करना। हमारा आंसर ऑप्शन बी, श्रंक ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, has shrunk from 1 lakh to 4,000 over the last century. The main threats are dash, are loss of habitat. Habitat का अर्थ है प्राकृतिक आवास या रहने की जगह। मुख्य जो खतरे हैं जो जिनके कारण ऐसा हुआ है, आर लॉस ऑफ हैबिटेट, उनका जो प्राकृतिक आवास है, उनके जंगलात हैं, उनका नुकसान हुआ है, वो उतने उपलब्ध नहीं है। पोचिंग, उनका शिकार शरीर के अंगों के लिए, उनके खाल, उनके शरीर के भागों के लिए। एंड ट्रेड इन टाइगर पार्ट्स फॉर ईस्टर्न मेडिसिन। अन्य ऑप्शंस में इंक्रोच का अर्थ होता है अतिक्रमण करना, किसी जगह काबिज होना या उस पर कब्जा करना जो आपकी नहीं है। कंडीशन का अर्थ है कोई स्थिति या फिर शर्त।
और शिफ्ट का अर्थ होता है बदलना, कहीं से किसी चीज़ को परिवर्तित करना या कहीं से कहीं और ले जाना। हमारा आंसर ऑप्शन ए लॉसी रहेगा। आगे बढ़ते हुए, मोस्ट बंगाल टाइगर्स लिव इन प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया। ज़्यादातर बंगाल टाइगर्स भारत में जो सुरक्षित क्षेत्र हैं उन्हीं में रहते हैं, टाइगर रिजर्व्स कहते हैं हम उन्हें। एंटी पोचिंग टास्क फोर्स, टास्क फोर्स का अर्थ है कोई विशेष प्रकार का सुरक्षा बल या कार्यबल जिन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई है। एंटी पोचिंग है जो शिकार या पोचिंग को रोकते हैं, उनके विरुद्ध काम करते हैं। ऐसी टास्क फोर्स हैव बीन डैश अप, हैव बीन सेटअप, सेटअप है स्थापित करना, गठित करना। अन्य ऑप्शंस में ब्रॉट थर्ड फॉर्म है ब्रिंग की। ओपन का अर्थ है खोलना और विद्यार्थी ध्यान दें अंतिम ऑप्शन डी डिप्लॉय का अर्थ है तैनात करना। अगर आप किसी व्यक्ति या फौज या किसी टुकड़ी को कहीं तैनात करते हैं, लगाते हैं किसी कार्य के लिए, तो उसे कहते हैं डिप्लॉय करना। जबकि यहाँ पर टास्क फोर्सेस गठित की गई हैं, तो हमारा आंसर होगा सेटअप। आगे बढ़ते हुए अंतिम सवाल, हैव बीन सेटअप एंड देयर इज ऑल्सो अ ट्रेड डैश ऑन, ट्रेड बैन, बैन का अर्थ है प्रतिबंध। ऐसी टास्क फोर्सेस बनाई गई हैं और फिर प्रतिबंध है, देयर इज ट्रेड बैन, व्यापार पर प्रतिबंध है ऑन टाइगर प्रोडक्ट्स इन मेनी कंट्रीज एज अ मेजर टू सेव दिस रेयर स्पीशीज। मेजर का अर्थ है किसी चीज़ के लिए उठाया गया कदम या प्रावधान, एक प्रावधान या कदम के रूप में टू सेव बचाना है दिस रेयर, रेयर का अर्थ है दुर्लभ, स्पीशीज का अर्थ है प्रजाति, इस दुर्लभ प्रजाति को बचाने के लिए। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। अग्रीमेंट का अर्थ है सहमति, कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हैं अनुबंध, और लिंक का अर्थ है किसी चीज़ से जोड़ या संबंध। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। तो ये था आपका एनालिसिस पेपर 892 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए, अच्छे रिजल्ट्स के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।